आज जो हम स्टडी कर रहे हैं वो बड़ा यूनिक सा टॉपिक है। एक चीज़ आपने इसमें रखना है कि क्राइम जो है ना सोसाइटी के अंदर, इसके मैग्नीट्यूड को आप कम कर सकते हैं, इसको बिल्कुल 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते। सोसाइटी के अंदर से आपने कुछ इसके फैक्टर्स हैं, इसके कॉजेज़ जो हैं क्राइम के, कि सोसाइटी में क्राइम हो क्यों रहा है, उसको आपने डिस्कस करना है, उसका एनालिसिस करना है। जितने भी क्राइम है ना, एक बात हमेशा याद रखें कि दुनिया के अंदर जो भी चीज़ होती है ना, वो नई नहीं होती, वो रिपीट होती है। कि क्राइम जो है वो मोड ऑफ क्राइम उसके डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन वो चीज़ दुनिया में पहले हो चुकी होगी। नया क्राइम दुनिया के अंदर अगर आएगा तो टेक्नोलॉजी की वजह से उसका जो एग्जीक्यूशन है क्राइम की या कंप्लीशन है, वो उसका मेथड चेंज हो जाएगा, लेकिन स्टिल क्राइम जो है वो अपनी जगह पे रहेगा। तो इसके अंदर जो हम पढ़ रहे हैं तो ये होता है, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का मतलब ये होता है कि 18 साल से कम उम्र के जो माइनर होते हैं, बच्चे होते हैं, अगर वो क्रिमिनल एक्ट करें कोई, तो वो इसके अंदर आता है। इसलिए आता है कि इनको हम यहाँ पे बाकी जो क्रिमिनल हैं उनसे अलग रखते हैं। ये टॉपिक ही बिल्कुल अलग है। ये जो अंडर एज क्राइम होता है, ये आपका जो हैबिचुअल क्रिमिनल होते हैं उनकी तरह नहीं होता। ये कुछ कंट्रोल्ड सर्कमस्टांसेस के अंदर हो सकता है, जिसके अंदर सोशल कॉजेज़ होते हैं, उसके इकोनॉमिक कॉजेज़ हैं और साइकोलॉजिकल कॉजेज़ हैं। 3 कॉजेज़ हैं उसके। क्योंकि अगर हम डेप्थ में स्टडी करें तो जुवेनाइल का सिस्टम जितना भी है ये क्राइम का, ये हमारी सोसाइटी का ये फेलियर है। ये कोई हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं होते बच्चे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि कुछ रिपोर्ट्स जो हैं आई हैं सर्वे की, उसमें ये पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों में नहीं जाते। अब ये 2 करोड़ बच्चे जो हैं, ये मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर आपको प्रेजेंस इनकी मिलेगी। कभी सड़कों के ऊपर ये बूट पॉलिश कर रहे होंगे, कभी गुब्बारे बेच रहे होंगे, छोटे छोटे काम ये करते हैं। और बहुत से ऐसे भी होंगे कि जो विंड स्क्रीनें उनको साफ़ कर रहे हैं। और इनकी कुछ परसेंटेज वो बच्चे होने के साथ साथ उनकी क्रिमिनल माइंड होगी। जब उनको इन्वायरमेंट मिलेगा तो वो फिर क्या करेंगे, एक्ट ऑफ क्राइम करेंगे। क्योंकि शुरू से कोई भी आदमी गिल्टी नहीं होता, इनोसेंट होता है। बच्चे सारे इनोसेंट होते हैं। और कोई भी जो मुल्ज़म है, एक्यूज़्ड है, इनोसेंट अंटिल प्रूव, कि वो क्या होता है, कोई भी जो एक्यूज़्ड है, मुल्ज़म है, वो इनोसेंट होता है जब तक उस पर चार्ज प्रूव ना हो जाए, साबित ना हो जाए। ठीक है। लेकिन इसका थ्योरी थोड़ी सी डिफरेंट इसकी है। वो ये है कि हम सोचते हैं कि अंडर एज क्राइम, अब आप सबके ज़हन में ये आ रहे हैं क्वेश्चन कि अंडर एज क्राइम होते कौन से हैं। सबसे बड़ा तो आप शॉप्स के ऊपर जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे जो ग्रॉसरी शॉप्स हैं वहाँ पे 18 लिख के उन्होंने क्रॉस लगाया होता है। वो क्यों लगाया होता है कि सिगरेट्स वगैरह जो हैं अंडर एज वो सेल नहीं करते। पाकिस्तान में बाय लॉ 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका सिगरेट पीना और उनको सिगरेट बेचना ये मना है। और अगर बेचता हुआ पकड़ा जाए तो काबिल सज़ा है। अब ये एग्ज़ाम्पल मैंने इसलिए दी है कि इनमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आपकी टीनेजर्स होती हैं ना, इसके अंदर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं कि सिगरेट किसी तरीके से लेते हैं, उनको यूज़ करते हैं, फिर वो उनको लोग मिल जाते हैं जो उनको ड्रग की तरफ लगा देते हैं। अब को बंदा ड्रग यूज़ कर रहा है, बच्चा छोटा, और ड्रग यूज़ करते करते वो ड्रग की ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अगर इन्वॉल्व हो गया है, इनोसेंट होने के बावजूद, कि अगर किसी वो ग्रुप के हथे आ गया है, उसने उनको ये कहा कि मैं आपको रोज़ के 150 रुपये 200 रुपये दूँगा, आपका काम ये है कि सुबह आके आपने मुझसे पार्सल ले लेना है, मैं आपके बैग में डाल दूँगा और एक बंदे वो खड़ा होगा उसको आपने वो दे देना है, आप इसके बाद फारिग। अब जो बच्चा है ना, उसको नहीं पता कि अंदर उसमें क्या चीज़ ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, और ना ही उसकी जो है वो इस लेवल की अकल होती है, विजडम उसकी होती है कि उसको देख सके, पूछ सके। और दूसरा क्या होता है कि जब आपने उसको कह दिया कि मुझसे आप 200 रुपया ले लेना,
तो वो क्या करता है कि इस काम को अपने 200 रुपये के साथ कंपेयर कर रहा होता है कि 200 रुपये के अंदर मैं क्या करूँगा, क्योंकि उनको पॉकेट मनी नहीं होती, उन्होंने अपने एक्सपेंस थोड़े बहुत पूरे करने होते हैं। तो वो क्या करेंगे, 200 रुपया जो है वो उनके इस एक्ट के ऊपर हावी हो जाएगा। फिर वो काम करते करते अगर वो पकड़े जाएं तो वो क्या होंगे, अंडर एज उन्होंने क्राइम। अच्छा, बाकी है कि आपके सोशल क्राइम, सोशल क्राइम के अंदर होते हैं छोटे छोटे जो सोसाइटी जिनको बुरा समझती। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे अगर मांगते हैं तो ये क्या एक सोशल क्राइम है। लेकिन मांगना जो है वो अभी तो लेजिस्लेशन हुई है कि जो आप जो प्रोफेशनल बेगर्स हैं, जो हैबिचुअल जो हैं, उनको पकड़ लेती है पुलिस, या उसके बच्चे जो हैं इनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पकड़ लेता है। अब होता ये है कि इनको हमने उन तमाम सोशल कॉजेज़ इनके ठीक करने हैं जिनकी वजह से बच्चे गलत काम कर रहे हैं। अब सोशल काजेज़ जो है ना, ये हमेशा याद रखें कि सोसाइटी जो है होती है ये हमेशा इंटरलेटेड कहाँ से होती है, इंसान की वेल बीइंग के साथ। अगर किसी की फैमिली खुशहाल है, अगर वो अच्छा उनका लाइफस्टाइल है, तो फिर उनके बच्चे जो है उनकी साइकी डिफरेंट होती है। और अगर कोई ऐसी है लोअर क्लास है, उनके बच्चों की साइकी डिफरेंट होती है। अब जब साइकी डिफरेंट होगी तो यूजली जो मिडिल क्लास है इसके जो बच्चे हैं ये ज़्यादातर नेगेटिव नहीं सोचते, क्योंकि वो सारा दिन लगे किस में रहते हैं, होमवर्क में लगे रहते हैं, अपने स्कूल के जो टेस्ट हैं उनमें लगे रहते हैं, स्कूल की अटेंडेंस में लगे रहते हैं। पेरेंट्स उनसे पूछते हैं कि आपने आज क्या पढ़ा, आपने होमवर्क किया नहीं किया, आप कोचिंग क्लास में गए नहीं गए। अब अच्छा, जो लोअर क्लास है, लोअर क्लास के अंदर ये होता है कि उनमें से 90% 95% बच्चे तो स्कूलों में इनरोल नहीं होते। अब जब इनरोल नहीं होंगे वो, तो वो मुख्तलिफ सोसाइटी के अंदर उठते बैठते हैं। होता ये है कि जो पब्लिक प्लेसेस होती है ना बनी हुई, उनके अंदर बच्चों के माइंड पे बड़ा नेगेटिव असर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बसों के जो अड्डे होते हैं, फुटपाथ के ऊपर बैठे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है ये। अब इनके बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे हैं, अब फुटपाथ के ऊपर बैठे हुए हैं, बसों के अड्डों पे बैठे, रेलवे स्टेशनों पे बैठे, रेलवे लाइनों पे बैठे हुए हैं, होटलों पे बैठे हुए हैं। अब होटलों के अंदर इनफैक्ट पब्लिक प्लेस पे ये होता है कि हर बंदे की वहाँ पे एंट्री जो होती है, हर बंदा इंटर हो सकता है, किसी को रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती। अब अगर वो लोगों की बातें सुनेंगे और क्रिमिनल लोगों की बातें सुनने लग जाएंगे तो उनका जो माइंड है वो क्या होगा, वो डाइवर्शन हो जाएगी उनकी नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा, उनकी पॉजिटिव थिंकिंग से उठ के वो नेगेटिव थिंकिंग की तरफ चले जाएंगे। अब नेगेटिव थिंकिंग में जब वो जाएंगे तो फिर वो क्या होगा कि उनके जहन में, माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर बड़ा कोई एक्ट ऑफ क्राइम कर सकते तो छोटा हम भी कर सकते हैं। ये सोशल काजेज़ होती हैं। उसके बाद एक जो सोशल कॉज है ना, वो आपकी ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज़ हैं इनके अंदर होती है। यहाँ पे ना कुछ लोगों के आपस में क्लैश होते हैं, उन क्लैशेस को कहा जाता है कि उनकी आपस में दुश्मनियाँ होती हैं। गांव वाली रूरल एरियाज़ हैं इनकी। अब वहाँ पे ये होता है कि जब लड़ाई अगर हो जाए तो बंदे ज़ख्मी हो जाएं, जब मर्डर हो जाएं, तो सोशली बच्चों के जहन पे क्या असर पड़ता है कि हमने इनका बदला लेना है। अब वो क्या करेंगे कि बदला लेंगे। अब बदला लेने के लिए एक तो ज़ाहिर है कि उनकी फैमिली ब्रॉटअप उनका इस तरह का होता है, दूसरा ये होता है कि उनके जहन में एक बात शुरू से बिठा दी जाती है कि हमने जो है कोई पुलिस केस नहीं करना है, FIR नहीं कटवाना, हमने बदला लेना है। अब जहाँ बदला लेने का कॉन्सेप्ट आता है ना, वहाँ पे क्या होता है कि जितने भी उस एज के बच्चे होते हैं तो उनके माइंड में डाइवर्शन स्टार्ट हो जाती है कि हम अगर ये काम कर लें तो एक तो अपने आप को वो सेटिस्फाई समझते हैं कि हमने बदला ले लिया। दूसरा ये होता है कि एक दफ़ा अगर किसी बच्चे ने एक्ट ऑफ क्राइम कर लिया और उसकी काउंसलिंग नहीं हुई तो फिर वो क्या करेगा कि उसकी आदत बन जाएगी, कल उससे बड़ा जाके वो करेगा। मूवीज़ और ड्रामे जो है ना ज़्यादातर वो इसी पैटर्न बनते हैं, ठीक है, या पास्ट में बनते थे। लेकिन आजकल जो है ना इसके अंदर एक बात और आ गई कि हम सोशल रोल के साथ सोशल मीडिया के रोल को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अंदर सोशल मीडिया पे क्योंकि किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हर किस्म का जो मटेरियल है नेगेटिव पॉजिटिव वो हर बंदे की एक्सेस में होता है।
जैसे अभी बच्चे हैं तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नेट के ऊपर या वेबसाइट्स के ऊपर जाके वो कार्टून देखते हैं, डब्ड कार्टून है। अब डब्ड के अंदर क्या है कि वो अक्सर पाकिस्तानी भी नहीं उसके अंदर, वो हिंदी के अंदर डब होते हैं। बच्चे उनकी लैंग्वेज सीखना शुरू कर देते हैं कि बच्चे जो होते हैं लर्निंग स्टेज से गुजर रहे होते हैं। अब एक बात और याद रखें कि जो बच्चे जिनका बाहर इंटरेक्शन ज़्यादा होता है ना, वो बच्चे ज़्यादा नेगेटिव उनके अंदर सोच आती है। बाहर इंटरेक्शन का मतलब ये है कि बच्चा अपने स्कूल और अपने घर के अलावा टाइम कहाँ गुजारता है, बाहर। बहुत से बच्चे जब होते हैं ना थोड़ी बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं, 7th 8th में आ जाते हैं या मैट्रिक अंडर मैट्रिक हो जाते हैं, तो वो अक्सर जो है ना अपने दोस्तों के साथ बाज़ औक़ात ये करते हैं कि घर से वो स्कूल में आए और स्कूल में नहीं आए, वो स्कूल से किसी और जगह चले गए। अब वो सारी जो सोसाइटी उनकी बनेगी तो उस वक़्त क्योंकि वो टाइम इस तरह का होता है कि उस टाइम के अंदर इस तरह के बहुत से बच्चे आए हुए होते हैं। वो जब आपस में उनका बैठ के सोशली उनकी डिस्कशन होगी तो वो क्या करेंगे, उनमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्रिमिनल माइंड रखते हैं, वो छुप के सिगरेट पिएंगे या ये कहेंगे कि अपने घर से जो चोरी बाइक निकालो हम घूम फिर के आते हैं। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये जब अपने आप को वो फील करते हैं कि हम आज़ाद हैं और हमने घर वालों से चोरी छुप के ये काम कर लिया, फिर उनका हौसला बढ़ता है, वो करज के साथ फिर इस काम में आते हैं। और जब करज के साथ को बंदा इस काम में आए तो उसको फिर ये करते कम अज़ कम कुछ ना कुछ वो एक्ट ऑफ क्राइम ज़रूर करते हैं। और अभी ये कराची या उसके बाद बड़े शहरों के अंदर जो स्ट्रीट क्राइम हो रहे थे जिसके अंदर मोबाइल वगैरह स्नैचिंग है या उसके बाद ये जो लेडीज़ पर्स स्नैचिंग है, इसके अंदर ज़्यादा टीनेजर ही निकले हैं। क्योंकि अब आप सोसाइटी में बैठते हैं ना तो सोसाइटी के साथ उसके एक्सपेंसेस भी होते हैं। अब एक्सपेंस आपने कहाँ से पूरे करने हैं? अब एक्सपेंस पूरे करने के लिए आप एक लिमिटेड पॉकेट मनी के अंदर, अच्छा पॉकेट मनी का कॉन्सेप्ट भी यही होता था, ये बच्चे को आप इतना दे दें कि वो अगर कुछ चीज़ चाहे तो वो इस्तेमाल कर ले, वो खा ले, लेकिन लेविशली ठीक खर्चा ना करे अपना। अब जब इस तरह की बच्चे आ जाते हैं इस तरह की सोसाइटी में, अब वहाँ पे क्या होता है कि उनके खर्चे बढ़ जाते हैं। रोज़ अगर आप 4-5 दोस्तों को फास्ट फूड ही खिलाएँ तो कम से कम आपके पास तो 5-6 हज़ार रुपया होना चाहिए। ठीक है, अब 5-6 हज़ार रुपया पॉकेट मनी तो आप बच्चे को पूरे महीने की मिलेगी। अब एक दिन के अंदर उसने खर्च कर ली है, अब उसने अपने एक्सपेंस पूरे करने तो कहाँ से करेगा? वो फिर क्या करेगा कि अदर दैन अपना जो घर है उस पे जाएगा और वो सोचेगा कि मैं इसको कैसे, पहले तो वो दोस्तों से पैसे मांगना शुरू करेगा कि मुझे 1000 चाहिए, 2000 रुपया चाहिए। जब एक दफ़ा दोस्तों ने दे, दूसरी दफ़ा दोस्तों से नहीं मांगेगा, फिर कोई और रास्ता वो सोचेगा। फिर एंड के ऊपर क्या होगा कि साथ साथ आपका एक्सपेंस भी बढ़ रहा है अपनी दोस्तों के साथ। फिर वो क्या करेगा कि एक दिन जो है ना वो क्राइम के अंदर पाँव रख देगा। वो हो सकता है मोबाइल स्नैचिंग स्टार्ट कर दे। मोबाइल स्नैचिंग जब स्टार्ट कर देता है बंदा तो मोबाइल चोरी करना ये टेक्निकली सबसे इजी है, या उसके बाद लेडीज़ पर्स छीनना सबसे इजी है, क्योंकि लेडीज़ पर्स की ना कोई रजिस्ट्रेशन होती है, ना कोई इसकी चीज़ें, ना वो ट्रैक हो सकता है। तो वो क्या करेगा, ज़ाहिर है उसके अंदर पैसे, अब लेडीज़ पर्स के थोड़े बहुत पैसे जितने भी हों, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो क्या करेगा कि 2-4 दिन उसको इस्तेमाल करेगा, दोस्तों में उड़ाएगा, अगले दिन फिर वो जाके तैयारी करेंगे कि हम कोई और क्रिमिनल एक्ट करें। और जितने भी थाने हैं ये पाकिस्तान में देख लें, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इंडिया में बेशक देख लें आप, अगर डाटा निकालेंगे ना तो जितने भी स्ट्रीट क्राइम करने वाले ज़्यादातर टीनेजर निकलेंगे। 18 साल 19 साल तक टीन एज होती है ना, जिनके साथ टीन लगता है वो टीन एज है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, इसी दौरान जो है ना बहुत ही चेंजेस माइंड के अंदर होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये जो होती है ना 18 एज, इसके अंदर इंसान अपने चाइल्डिश बिहेवियर से निकल के अपने, उसको पुबर्टी कहते हैं, उसके अंदर आ जाता है। वो अपने आप को आज़ाद फील करता है, पहले से बच्चा होने का कॉन्सेप्ट उससे दूर होने लग जाता है, और वो समझता है इस एज के अंदर, टीन एज के अंदर, कि मेरे जितना अक्लमंद भी कोई नहीं है और मेरे जितना ताकतवर भी कोई नहीं है। बहुत से इमोशन उसके अंदर आते हैं, और उसके अंदर एक जो है ना सबसे बड़ा वो होता है कि उनके अंदर क्रिमिनल बिहेवियर जो है वो भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर जब सोसाइटी इस तरह की मिलती है उसको, फिर वो क्या करता है कि उसको फिर प्रैक्टिकली वो करके देखता है कि मैंने ये एक एक्ट किया है
इसकी, अब उसको ये नहीं पता होता कि मेरी फैमिली पे क्या इम्प्लीकेशन होगी या मेरी सोसाइटी पे क्या होगी। अब वो क्या करता है कि अपने सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए चीज़ें शुरू कर देता है। ये इसके सोशल काजेज़। एक अच्छा इकोनॉमिक काजेज़। अब इकोनॉमिक काजेज़ क्या होते हैं? बहुत से लोग आपने देखे हैं टीनेज के अंदर सोसाइटी में कि वो बाइकियाँ चलाते होंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये ऑनलाइन टैक्सी जो है इसको चला रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कॉल सेंटरों पे काम कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं। कुछ छोटा मोटा किसी का बिज़नेस है रिश्तेदार का, तो उसके साथ बैठते हैं। वजह कि इसके पीछे क्या है कि इकोनॉमिक काजेज़ हैं, उनको इनकम चाहिए। बहुत से ऐसे हैं स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजों के, जो खुद कमा के अपनी फ़ीस दे रहे हैं। ठीक है, ये आपके जो इकोनॉमिक काजेज़ है ना, इसका ये पॉजिटिव व्यू है। एक ये पॉजिटिव वे में जाके भी आप अपने एक्सपेंसेस को पूरे कर सकते हैं। अब इसका नेगेटिव व्यू जो है वो भी इसके बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि वही टीनेजर्स हैं जो सोसाइटी में पॉजिटिव काम कर रहे हैं, वही ऐसे हैं जो नेगेटिव काम कर रहे हैं। अब नेगेटिव की तरफ ये है कि अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप फिर क्या करेंगे? दोस्तों से बात करेंगे। दोस्त आपको किसी एक थॉट दे देता है कि चलो यार ये मसला कोई नहीं है, मोबाइल छीनो, तो वो कोशिश करेगा, प्रिपरेशन करेगा, एक दिन वो एक्ट करेगा, हो सकता है कामयाब ना हो, एक दिन कामयाब हो जाएगा। जिस दिन वो कामयाब होगा उस दिन से वो उसका माइंड जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। अब उसके पीछे कॉज क्या थी? इकोनॉमिक कॉज है। और इकोनॉमिक कॉज जो है ये और सोशल काजेज़ आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं, क्योंकि सोसाइटी के अंदर एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है, बल्कि एक फिनोमिना है जिसको पॉवर्टी कहते हैं। पॉवर्टी जो है ना, ये आपको या तो ये मोटिवेट कर देगी या डीमोटिवेट कर देगी। मोटिवेशन इस तरह से करेगी कि बंदा जब एनालिसिस करता है, सोचता है ना, तो वो ये कहता है कि अच्छा एक कॉन्सेप्ट दिया था कार्ल मार्क्स ने, हैव और हैव नॉट। ये कार्ल मार्क्स की बड़ी एक ना फेमस बुक है, उसका नाम है दास कैपिटल। ये कैपिटलिज्म जो है ना, उसके ख़िलाफ़ ये बुक लिखी थी। और सोशलिज़म की जो फाउंडर है ना, वो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया हैव और हैव नॉट का। हैव वो हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं, और हैव नॉट वो हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं। अब होने का कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम सोचता है एक बंदा कि सोसाइटी में पॉवर्टी है, और ये दो फैक्टर, एक जो ना, एक फ़िज़िकल है और एक नॉन फिज़िकल है। फ़िज़िकल ये है कि अगर आप भूखे हों और भूख नहीं मिट रही आपकी, आप क्या करेंगे? हम जब खाना खा लेंगे भूख ख़त्म हो जाएगी ना। अब अगर हम रीज़न को तलाश करने लग जाएं कि भूख जो है सोसाइटी में क्यों है, इसका एनालिसिस करेंगे, तो कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या आएगा कि हमारे जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है। अब फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जहाँ पे ना हो, वहाँ पे क्या होता है कि आपके रिसोर्सेज सारे हैव के पास उसकी एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है, जमा होना शुरू हो जाते हैं। और जब जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर उसका जो रिवर्स इफेक्ट आएगा वो हैव नॉट के ऊपर आएगा। हैव नॉट क्या करेंगे कि जो हैव हैं इनके ख़िलाफ़ बातें करेंगे, एलिमेंट ऑफ हेट आ जाएगा। और इसी एलिमेंट को जब हम पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे, कि एक बंदा जब सोचता है ना कि मेरी सोसाइटी के अंदर या मेरे घर के अंदर ये भूख क्यों है, अफलास क्यों है, हंगर क्यों है, तो वो क्या करेगा कि इससे बाहर निकलने की स्ट्रेटजी बनाएगा। अब जब बाहर निकलने की बनाएगा ना, तो वो उसकी भूख, उसकी पॉवर्टी और उसकी जो गुर्बत है वो उसको मोटिवेट करेगी कि काम करो, और वो काम हमेशा पॉजिटिव वे में होगा। अगर ये डीमोटिवेट करना शुरू कर दे, अब ये क्या करेंगे कि हैव और हैव नॉट के दरमियान जो गैप है ना, ये किससे फिल होगा? ये आपकी हेट से। जब नफ़रत आ गई ना, तो हैव जो है हैव नॉट के ख़िलाफ़
क्रिमिनल एक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ये सोसाइटी के अंदर सबसे बड़ा जो है ना अलमिया वो ये है कि हम सोशली जब सोचते हैं तो सोसाइटी के अंदर हमें नहीं पता होता कि हमने इसको नेगेटिव लेके चलना है या पॉजिटिव लेके चलना है। दुनिया में जिन लोगों ने तरक्की की है ना, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे वो एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, उन्होंने इसी बुक से स्टार्ट किया, इसी महरूमी से स्टार्ट की। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे सामने है चाइना की। अब चाइना दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, उसको अगर वो मैनेज ना करते, हालांकि ये सारी बातें चाइना के अंदर थी, हैव और हैव नॉट का बहुत सारा डिफरेंस था, जंगें उनकी हुई रशिया के साथ, उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन आया, जापान के साथ जंगें हुई उसकी, और इतनी ज़्यादा आबादी चाइना की थी, उन्होंने इसको मैनेज किया। अब मैनेज करने के बाद उन्होंने क्या किया कि उसकी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कर दी। हमारे इस्लाम के अंदर जो ज़कात का कॉन्सेप्ट है ना वो यही है कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए। ठीक है, कि जिनके पास रिसोर्सेज हैं उनसे अल्लाह ताला ने हिस्सा मुकर्रर कर दिया है, वो लेके आप जिनके पास नहीं है उन पे लगा देते हैं। और एक बात मैं आपको एक और बताऊं सोसाइटी के अंदर, क्योंकि इसका रेफरेंस भी मैं आपको दे देता हूं। बांग्लादेश के अंदर आपने ना एक ग्रामीण बैंक का नाम सुना होगा, डॉक्टर यूनुस का वो बैंक है। अब डॉक्टर यूनुस ने बांग्लादेश के अंदर आज से 30 या 35 साल पहले या 40 साल पहले उन्होंने ना एक छोटा सा अपना एक कॉन्सेप्ट दिया, क्योंकि वहाँ पे बांग्लादेश के अंदर कॉटेज जो है ना आपकी इंडस्ट्री वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ जो प्रोडक्शन होती है वो जूट की ज़्यादा होती है, पटसन जिसको कहते हैं। उससे वो होता था कि औरतें हैंडीक्राफ्ट बनाती थी, लेकिन होता ये था कि वो फैक्ट्रियों से माल लेके अपने घरों में बनाती थी। जब वो लेके चली जाती थी, फैक्ट्री वाले उनको उनकी मजदूरी दे के माल अपने पास रख लेते थे। इन्होंने ये किया कि माइक्रो जो फाइनेंस है इसके ऊपर इंटरेस्ट फ्री लोन देने स्टार्ट कर दिए। लोन छोटा छोटा होता था, 1 हफ्ते का लोन, 15 दिन का, 1 महीने का। तो 1 हफ्ते के अंदर क्या किया, उन्होंने कहा कि आप लोन लें यहाँ से इंटरेस्ट फ्री, आप बैठ के यहाँ अपने घरों में चीज़ें बनाएं, और बांग्लादेश के अंदर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं तो आप उनको बेच दें। अब बेचने के बाद हर टूरिस्ट उनसे डॉलर में या फॉरेन करेंसी के अंदर उसका कंपैरिजन करके पे करते थे। अब किसी ने अगर 50% लिया है तो उसको कम से कम ऊपर 100% उसको प्रॉफिट हुआ, 50 उसने ग्रामीण बैंक को वापस कर दिया। उससे क्या हुआ कि उनकी कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हो गई। अब बांग्लादेश के अंदर औरतें जो हैं, फीमेल्स लेबर इतनी ज़्यादा वहाँ काम करती हैं गारमेंट्स के अंदर। उसके बाद जो स्टिचिंग होती है उसमें काम करती हैं, लेदर की जो चीज़ें बनती उसके अंदर काम करती हैं। हमारे यहाँ से इंडस्ट्री शिफ्ट जो हुई थी बांग्लादेश में 2008 के बाद, उसकी 2 रीज़न थी। पहली रीज़न ये थी कि वहाँ पे लेबर एज़ कंपेरेटिव टू पाकिस्तान वहाँ पे चीप है, सस्ती है। दूसरा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इशू नहीं था कोई भी, तो हमारी इंडस्ट्री यहाँ से शिफ्ट हो गई सारी। अब इकोनॉमिक रीज़न में ये था कि एक ऐसी फैमिली के बच्चे हैं जिसके हेड को के पास इनकम नहीं है। अब वो क्या करेंगे बच्चे, अब वो काम भी नहीं कर सकते। अगर उनको इस तरह का इन्वायरमेंट को मिल जाए कि जिसमें उनकी जो टेंडेंसी है क्राइम की तरफ हो जाएगी, तो ये आप देखें कि अगर बच्चे क्राइम करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बच्चे किसी भी एक सोसाइटी के अंदर वो फ्यूचर होते हैं। क्योंकि हम जब छोटे थे तो हम भी बच्चे थे, अब हम बड़े हो गए हैं तो हम इस लेवल पे हैं। अब कल हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये अल्लाह ताला की तरफ से जो रिप्लेसमेंट है ये हमेशा चलती रहेगी। बच्चों ने हमारी जगह लेनी कल आगे। अगर वो अनफिट होंगे, अनएजुकेटेड होंगे तो हमारी जगह वो कैसे ले सकते हैं। अगर बच्चों की पूरा सेगमेंट जो है, ये बच्चों का पूरा पोर्शन या पूरी उनकी पॉपुलेशन उनमें से मेजॉरिटी क्रिमिनल है, इस चीज़ को आपने सोसाइटी से दूर रखना है। सेकंड आता है कि साइकोलॉजिकल ये होता है कॉज। क्राइम के अंदर जो साइकोलॉजिकल कॉज है ना, इसको हम अलग नहीं कर सकते। अलग इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे जितने आइडियाज़ जनरेट होते हैं वो सारे हमारे ब्रेन में होते हैं। और ब्रेन जो है साइंटिफिकली अगर आप साइकोलॉजी को स्टडी करें या फिजियोलॉजी को स्टडी करें तो ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर का काम ये होता है कि इमोशनल
बैलेंस रखते हैं बंदे को। ठीक, आइसक्रीम जब हम खाते हैं फॉर एग्जांपल, तो आइसक्रीम खाने के बाद हमें खुशी क्यों महसूस होती है? उसकी रीज़न ये है कि ब्रेन अंदर हैप्पीनेस के जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको रिलीज़ शुरू कर देता है करना। तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो स्मोकिंग इसलिए करते हैं कि उनको इससे प्लेयर मिलता है। चाय जो लोग पीते हैं, चाय के बाद आपको सुकून फील होता है। इनफैक्ट ये सारी गेम किस चीज़ की है? आपके न्यूरोट्रांसमीटर की है। और साइकोलॉजिकल के अंदर यहाँ बच्चे जब होते हैं ना, बच्चों के सामने अगर कोई एक्ट ऑफ क्राइम हो गया है उसको वो रिपीट करने की कोशिश करते हैं। बच्चे आपने ना अक्सर देखा होगा, छोटे अगर मूवी के अंदर कोई लड़ाई वाला सीन वो देख लें तो वो अपने खिलौना गनों के साथ लड़ाई वो सेम उसको रिप्रोड्यूस उसको कर रहे होते हैं। क्योंकि वजह ये होती है कि उन्होंने एक चीज़ अपने सामने देख ली है ना, अब उसको वो रिपीट करेंगे। पबजी गेम जो है वो उसकी एग्जाम्पल आपके सामने, पूरी सोसाइटी जो पाकिस्तान की पबजी पे लगी हुई है, अब उसका एंड रिज़ल्ट क्या है? उसका एंड रिज़ल्ट यही है कि लोगों के, बच्चों के जो इमोशनल बैलेंस है बच्चों का वो ख़राब हो जाएगा। अब डेवलपर जो है ना वो इस चीज़ को उसको एनालिसिस तो ज़रूर करते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल एनालिसिस नहीं करते कि बच्चों पे इसका असर क्या होगा। जो चीज़ होता है ना डेवलपर, उसके देन में होता है कि ये इसके नेगेटिव हैं, लेकिन होता ये है कि नेगेटिविटी को वो इतना ज़्यादा जो एग्जैजरेट कर देता है कि नेगेटिविटी छुप जाती है उसके। अब बच्चे साइकोलॉजिकल काज क्या है उनका, वो पबजी खेलेंगे या इसके, और ऐसी मूवीज़ के अंदर सीन देखेंगे जो सीन उनको नेगेटिविटी तरफ ले गया थे वो उसको रिपीट करते हैं। इवन के 1-2 मर्डर बच्चों ने रियल गन चला के पबजी खेलते हुए वहाँ से सीख के उन्होंने कर दिए थे। ठीक है, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी मूवी के अंदर किसी को हैंग करने का सीन है, किसी को फांसी देने का सीन है, तो फिर बच्चे क्या करते हैं कि आपस में एक दूसरे को रिपीट करके, कुछ अर्सा पहले एक बच्चे ने दूसरा बच्चा भी मार दिया था, उसको हैंग कर दिया था कि मूवीज़ में सीन। ये साइकोलॉजिकल काज हैं उनके। किसी की फैमिली के साथ कोई इंसिडेंट हो जाए ना तो फिर उनके ब्रेन के ऊपर, बच्चों के जहनों के ऊपर इस चीज़ का असर होता है। वो उसको उस वक्त तक उनके जहन में वो चीज़ पेनिट्रेट करती रहती है। ये साइकोलॉजिकल काज है। अब इसके बाद अगला है रोल ऑफ नर्चर। नर्चर होता है आपका माहौल। माहौल अगर इस किस्म का है ना, अच्छा हमने स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन क्यों बनाए हुए हैं? इसलिए बने हुए हैं कि वहाँ पे आपको एक कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट दिया जाए। स्कूलों के अंदर किसी को जो क्राइम नहीं सिखाया जाता, किसी को क्रिमिनल एक्ट नहीं सिखाए जाते, हमेशा पॉजिटिविटी की बातें की जाती हैं। और बच्चों का अपने घर के बाद सबसे ज़्यादा टाइम जो गुजरता है वो कहाँ पे गुजरता है? वो स्कूलों कॉलेजों में गुजरता है। अब अगर सोसाइटी, अच्छा ये देखें कि हम इस चीज़ को सोचते हैं कि एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। अब अक्सर के लोगों के माइंड में, जहन में ये क्वेश्चन आता है, जब कंपैरिजन हम दुनिया का करते हैं, हमने कभी नहीं देखा कि जापान के अंदर कोई क्राइम हुआ हो, हमने कभी नहीं देखा कि चाइना में कोई क्राइम हुआ हो। लेकिन हम जब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को देखते हैं, पाकिस्तान को, इंडिया को, सब कॉन्टिनेंट की बाकी कंट्रीज़ को, अफ्रीका को, तो वहाँ पे हमें क्राइम जो है उसकी अक्सर रिपोर्टें मिलती, क्राइम होते हैं। अफ्रीकन सोसाइटी जो है वो कीनिया की हो गई, साउथ अफ्रीका की, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि आपके बड़े बड़े माफियाज वहाँ काम कर रहे हैं। वो कुछ ऑयल से रिलेटेड हैं, कुछ स्मगलिंग से हैं, कुछ ये जो पायरेट्स हैं इनसे रिलेटेड हैं। ठीक है, उसके बाद एक और ये है कि आप बड़ी हाई रेशो जो है ना क्राइम की, वो अमेरिका में भी है। अब आप क्वेश्चन आपके जहन में आना चाहिए, अमेरिका इतना एजुकेटेड है, इतनी ज़्यादा वहाँ डेवलपमेंट है, लोग एक अच्छा लाइफस्टाइल वहाँ पे है, तो लोग फिर वहाँ पे क्राइम क्यों होते हैं? सोचने की बात है ना। यूके में हम देखते हैं, यूके में क्राइम बहुत कम होता है। यूके में भी ज़्यादा जो सेटलर हैं वहाँ पे क्राइम उनके अंदर होता है। वैसे जो यूके के लोग हैं ना वो आपको महज़ब वो मिलेंगे, अगर आपका इंटरेक्शन उनसे हो ना तो वो महज़ब होते हैं। अमेरिकन लोग हार्श हैं। कभी सोचा कि ये क्यों है इस तरह? इसकी रीज़न ये है कि अमेरिका के जो लोकल लोग हैं ना, वो वहाँ पे जो ये टसल चलती आई थी ना गोरे और काले वाली,
ये अभी तक लोगों के वहाँ पे ज़हनों के अंदर ये है, और इस वजह से कि क्राइम होने की रीज़न भी वहाँ पे यही है। अमेरिकन लोगों में बर्दाश्त इसलिए कम है कि ये जो सब कॉन्टिनेंट है ना, इसके अंदर पाकिस्तान, इंडिया, जब इंडिपेंडेंट हुए हैं तो ये थ्रू पीसफुल प्रोसेस हुए थे। पाकिस्तान इंडिया जब आज़ाद हुए हैं, इसके पीछे कोई जंग आज़ादी नहीं हुई थी। लेकिन अमेरिकन ने जब जंग आज़ादी लड़ी, बड़ी लंबी उनकी जंग हुई थी, उसके बाद सिविल वार स्टार्ट हो गई। अब्राहम लिंकन जो था उसने अपनी लीडरशिप से उस पर काबू पाया। लेकिन उसके बाद जो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये आया कि वहाँ के जो लोकल नेटिव हैं ना, वो तो वहाँ पे काले हैं, जो वहाँ पे सफ़ेद हैं या गोरे हैं, वो यहाँ से ब्रिटिश जब गए थे तो वो उनकी नस्लें हैं वहाँ पे। तो ये क्या है, उनके दरमियान अभी भी वो वहाँ पे जो गोरे लोग हैं, जो सफ़ेद हैं, वो काले को अपने बराबर नहीं समझते। वहाँ क्राइम होने की ये एक साइकोलॉजिकल रीज़न है। वहाँ पे अक्सर एक बात ये भी देखते हैं, बच्चों के स्कूलों के अंदर फायरिंग होगी। अमेरिका में किसी मॉल में फायरिंग होगी वहाँ पे। अब बाद में पता लगता है किसी काले ने जाके वहाँ पे गन चला दी और बच्चे उसके अंदर उनको गोलियाँ लग गई। तो ये होता है क्या कि साइकोलॉजिकल में जो चीज़ बच्चों के सामने होती है वो उसको रिपीट करते हैं। दूसरा ये होता है कि इसके अंदर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, आज पाकिस्तान के अंदर जो है ना, वो बिल एक पेश हुआ है। उसकी अच्छी बात है क्योंकि लेजिस्लेशन जो है ना, वो इसके बड़ी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए लेजिस्लेशन। लेकिन बच्चों ने अगर कोई ऐसा क्राइम कर दिया है या ऐसा एक्ट कर दिया है जो आपकी स्टेट लॉ, जो हमारी स्टेट लॉ को वायलेट कर रहा है, अब हम उनको जाके पनिशमेंट नहीं देंगे। अब हम क्या करेंगे कि उनको सोसाइटी से आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद उनकी हम काउंसलिंग करेंगे, उनको एजुकेशन देंगे, उनकी डाइट का ख्याल रखेंगे और उनके ब्रेन से इस चीज़ को एलिमिनेट कर देंगे कि नेक्स्ट वो क्राइम करें। साइकोलॉजी का एक है लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, क्लासिकल लर्निंग। क्लासिकल लर्निंग के अंदर क्या होता है कि एक जो एक्सपेरिमेंट, इसको बार बार रिपीट किया जाता है, तो रिपीट होने से क्या होता है कि वो बिहेवियर का हिस्सा बन जाता है। तो जितनी भी इंटरवेंशन होती है, जो काउंसलिंग होती है, ये बिहेवियर का हिस्सा होती है। और बिहेवियर का हिस्सा होने के साथ हम उनको मोटिवेट करते हैं, तो उनकी जितनी नेगेटिव टेंडेंसी है, इस सबको हम उनके ब्रेन से निकाल देंगे। ये सारे कागज़ जो है ना, ये पूरी जो थ्योरी है, चाहे वो जुवेनाइल सिस्टम की हो, चाहे वो क्रिमिनल जस्टिस की हो, ये चलती किस चीज़ पे है? ये आपके काज एंड इफेक्ट पे चल रही है। लॉजिकली इस चीज़ पे है। जब आप नेगेटिव जितने भी इंडिकेटर हैं उनके काजेज़ को ख़त्म कर देंगे तो चीज़ वो प्रैक्टिस नहीं होगी। सिंपल बात है। लोग क्राइम क्यों करते हैं? उनकी रीज़न्स को ख़त्म कर दें, क्राइम होना बंद हो जाएगा। लोग क्यों मांगते हैं? उनकी रीज़न्स को ख़त्म कर दें, मांगना बंद हो जाएंगे सोसाइटी के अंदर। लोग ड्रग एडिक्शन क्यों करते हैं? उनकी रीज़न, उनकी काजेज़ को आप ख़त्म कर दें, हम ख़त्म कर दें, सोसाइटी ख़त्म कर दें, तो क्या होगा? वो ड्रग एडिक्शन से दूर हो जाएंगे। ये जब तक आपकी ये सोशल और आपकी साइकोलॉजिकल दोनों मिल के नहीं चलेंगी ना, और इनके साथ दरमियान में जो है वो आपकी इकनॉमिक है, इकनॉमिक रीज़न्स हैं। अब हमारे 80% ऐसे क्राइम हैं जो इकनॉमिक रीज़न की वजह से होते हैं। इकनॉमिक रीज़न को अगर हम ठीक कर देंगे, हर बंदा खुशहाल हो जाएगा। सोसाइटी जो होती है, एक बात याद रखें, जब हम किसी पॉलिसी को, सोशल पॉलिसी को जब हम लगाते हैं ना, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक उसमें होती है, उसको कहते हैं जर्नल टू स्पेसिफिक, एक होती है स्पेसिफिक टू जर्नल। तो होता ये है कि अगर हमने कोई ऐसी पॉलिसी लेके आनी जिसके अंदर हमने ऐसे घर आइडेंटिफाई किए हैं जिनके को प्रॉब्लम है, तो जर्नल टू स्पेसिफिक होगी। और अगर एक घर हमने आइडेंटिफाई किया है, उसके सारे रिजल्ट को हम पूरी सोसाइटी पर अगर इंटरप्रिटेशन कर देंगे तो ये स्पेसिफिक टू जर्नल होगी। दोनों जो मेथड है, मेथडोलॉजी है, ये दोनों सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हैं। सोसाइटी का अल्टीमेट गोल ये होता है कि आपके जो नेगेटिव इंडिकेटर हैं, इनके मैग्नीट्यूड को कम से कम कर दिया जाए, कि लोग ना वहाँ पे कोई आपको ना को नेगेटिविटी नज़र आए, ना को नेगेटिव वहाँ पे इंडिकेटर नज़र आए। आपके जितने भी सोशल चेंज की इंस्टीट्यूशन है, सारे अच्छे काम कर रहे हों। और एक कॉन्सेप्ट है लोगों में सोशलाइजेशन। बच्चों को सोशलाइजेशन जो है ना, वो ज़्यादा सिखानी चाहिए, ताकि कल ये सोसाइटी में जब आना है तो इनके पास या इनके ब्रेन में वो फियर ना हो लोगों से मिलने का, आपस में मेल जोल रखने का। तो सारा ये सिस्टम जो है
ये सोसाइटी के अंदर प्योरली ये सोसाइटी से रिलेटेड है। और ये एंड पे मैं यही कहूँगा कि जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है ये किसी भी सोसाइटी के अंदर सोसाइटी का फेलियर होती है। सोसाइटी जब अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं करती वो फेल हो जाती है। यही जो है ना एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर है और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सोशियोलॉजी का।